हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं रीडिंग कंप्रहेंशन को, है ना। ये है सीजी सेट एग्ज़ाम 2024 का हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें जो पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट में आपको देखने को मिलता है यूनिट थर्ड में रीडिंग कंप्रहेंशन को लेकर के। सिलेबस में कंप्रहेंशन लिखा है, मतलब कोई भी एक पैसेज आपको दिया जाएगा, उस पैसेज को पढ़ के आपको 4 से 5 क्वेश्चंस उसके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा, है ना। उसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको बोलते हैं रीडिंग कंप्रहेंशन। पैसेज को पढ़ के आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसी को हम इस वीडियो लेक्चर में समझेंगे कि रीडिंग कंप्रहेंशन अगर क्वेश्चन आता है तो हमें कैसे इसको अप्रोच करना है और कैसे बनाना है। रीजन ये होता है कि हमारे पास 1 घंटे का समय दिया जाता है ना, पूरे 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीजी सेट पेपर फर्स्ट में। बट होता यह है कि अगर हम पैसेज में ही 10 से 15 मिनट अगर लगा दें तो हमारे लिए टाइम कंज्यूमिंग या टाइम मैनेजमेंट पे प्रॉब्लम आ जाता है। तो हमें रीडिंग कंप्रहेंशन को लगभग 5 से 7 मिनट में आपको सॉल्व करना होगा। इससे आपको 4 से 5 क्वेश्चंस बनेंगे। तो 5 से 7 मिनट। एक भी पॉइंट ये भी देख लीजिए कि अगर हमारे पास अगर 1 घंटे टाइम मिला है पूरे 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मतलब 60 मिनट, है ना। तो लगभग 1 मिनट आप मान के चलेंगे एक क्वेश्चंस के लिए आपको मिलता है। तो रीडिंग कंप्रहेंशन जो है, अगर पैसेज को हम पढ़ने में बहुत टाइम लगा दे रहे हैं तो इससे हमें क्या होगा, प्रॉब्लम होगा अदर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो आप कोशिश करिए कि 5 टू 7 मिनट्स में आपको रीडिंग कंप्रहेंशन को पढ़ के उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है वो आपसे बन जाने चाहिए। तो ये आपका सही टाइमिंग होगा और टाइम मैनेजमेंट होगा। तो इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए कि हम सही टाइम में रीडिंग कंप्रहेंशन को पढ़ें और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लें और हमारा मैक्सिमम क्वेश्चन हमारा सही हो, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि रीडिंग कंप्रहेंशन ऐसा है कि इससे आपको क्वेश्चंस बनने के चांसेस पूरे रहते हैं। पैसेज को पढ़ना है, उसके बेस पे आपको आंसर देना है। तो ये आपके लिए एक प्लस है, इसको आपको गलत करना ही नहीं, इसको आपको बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन अगर इसमें है तो कम से कम एक आध क्वेश्चन तो गलत हो सकता है। मैक्सिमम चांसेस है कि वो भी सही होगा, बट आप 5 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन तो आपको सही बनाना ही बनाना है। तो ये इस वीडियो में हम समझेंगे कि रीडिंग कंप्रहेंशन को कैसे अप्रोच करना है। और साथ ही साथ इस वीडियो के लास्ट में मैं, है ना, जैसे भी हम स्ट्रेटजी को पढ़ने के बाद 2 क्वेश्चंस करने वाले हैं रीडिंग कंप्रहेंशन का, उसमें हम देखेंगे एग्जांपल के साथ कि कैसे उसको अप्रोच किया जाए, कैसे उसके आंसर तक हमें पहुंचना है। जो 2 क्वेश्चंस मैंने लिया है वो सीजी सेट जो एग्जाम हुआ है 2018 और 2019 में जो आया हुआ क्वेश्चन है उसी को हम सॉल्व करने का यहाँ पर पूरी कोशिश करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में हम समझते हैं रीडिंग कंप्रहेंशन को अप्रोच कैसे करना है और क्या क्या मिस्टेक हमें नहीं करना है और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं। पहला पॉइंट है फर्स्टली रीड गिवन क्वेश्चंस। देखो, होता यह है कि रीडिंग कंप्रहेंशन मतलब एक पैसेज दिया जाएगा आपको, है ना। पैसेज में लिखा है जो भी पैसेज में, उसके बाद 4 या 5 क्वेश्चंस आपको उसके पैसेज के बेस पे आपको दिया जाता है। तो आपको करना क्या है, पहले इस क्वेश्चंस को पढ़ लेना है। क्वेश्चंस को रफली 10 से 15 सेकंड में आप चारों पांचों क्वेश्चंस को आप पढ़ लो। इससे क्या होगा, आपके माइंड में चला जाएगा कि आपकी आपकी जरूरत क्या है उस पैसेज में। अगर हम क्वेश्चंस को पहले पढ़ लेते हैं तो हमारा माइंड उसको ले लेता है ना, कि हमें क्या ढूंढना है। उसके बाद जब हम क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं फिर हम जाएंगे सेकंड, रीड केयरफुली होल कंप्रहेंशन। देन हम क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद किस में जाएंगे, उस कंप्रहेंशन को पढ़ने में जाएंगे। जब उस पैसेज को हम पूरे पढ़ेंगे तब हमारा माइंड क्या होगा, हमने क्वेश्चंस को पहले से पढ़ा हुआ है तो हमें वो आंसर उसमें ढूंढने का हम ट्राई करेंगे। जो क्वेश्चंस हमने पढ़ चुके हैं या फिर जहां कहीं भी वो पैसेज में वो लाइन आएगा जो क्वेश्चंस में दिया गया है, तो हमारा माइंड उसको सोचेगा और उसको बेस पे आप डायरेक्टली उसका आंसर आपको फाइंड करने में आसानी हो जाता है, टाइम आपका बचता है। और टाइम बचाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो पहला क्या करेंगे, क्वेश्चंस को हम पढ़ लेंगे। क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे तो हमारे माइंड में वो चीज चला जाएगा। उसके बाद हम पैसेज को पढ़ेंगे। पैसेज को जब पढ़ेंगे, जहां जहां कहीं वो लाइन आता है आप उसको अंडरलाइन या पेंसिल से लाइन खींच दीजिए तुरंत, है ना। जो भी क्वेश्चंस में आपने जो लाइन पढ़ा है, अगर वो पैसेज में कहीं पर भी दिख रहा है तो आप उसको पढ़ते पढ़ते आप क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन या फिर पेंसिल के थ्रू टिक लगा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पॉइंट, यूज प्रॉपर कॉमा एंड फुल स्टॉप। लेकिन जब पैसेज को हम पढ़ते रहेंगे, जब पैसेज को हम पढ़ेंगे ना, तो हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा कि हमें जो कॉमा दिया है, फुल स्टॉप दिया है, क्वेश्चन मार्क दिया है, इस सबको सिस्टमेटिक पढ़ना है। आप रफली एक पैसेज को थरली ना पढ़ दें एकदम एक ही फ्लो में। अगर आप पैसेज को पढ़ देंगे ना तो आपको थोड़ा कॉन्सेप्चुअली उसके कॉन्सेप्ट में क्या बोल रहा है, किसने क्या बोला, किसके लिए बोला, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। तो आप पैसेज को जब पढ़े ना तो उसको कॉमा फुल स्टॉप जो भी उसमें जो बना हुआ है, जो नॉर्मली जैसे पढ़ा जाता है, उस सिस्टमेटिक से पढ़ें। क्योंकि ये बहुत जो पैसेज आता है इसमें यही इसी सब में ट्रिक होता है। हमारे पढ़ने पे भी हो उसका आंसर दूसरा हो सकता है, पढ़ने के तरीका पर भी आंसर दूसरा उसका हो सकता है, इसमें आपको कंफ्यूजन होगा।
इसलिए आप क्या करें, उसको पढ़ने के टाइम बहुत केयरफुली पढ़ें और सिस्टमेटिक होके पढ़ें, है ना। और जहाँ कहीं भी मैंने पहले बोला क्वेश्चन, जहाँ कहीं भी आपको जो अपने क्वेश्चंस गिवन क्वेश्चंस को जो आपने देखा था उसके अकॉर्डिंग जहाँ कहीं भी आपको अगर वो पैसेज में दिखता है लाइन पढ़ते वक्त, आप उसको अंडरलाइन या टिक कर दीजिए। इससे देखिए, इससे क्या होगा कि आप पैसेज के साथ क्वेश्चंस पे भी काम कर रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन ज़्यादा इजीली सॉल्व होने का चांसेस रहेगा और इसमें टाइम कम लगेगा। हमारा अगला पॉइंट उसी के लिए है, रीड विद इन टाइम। आपको टाइम में इसको करना है। इस क्वेश्चंस में मैक्सिमम लोग 10 से 15 मिनट अपना गंवा देते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होता है अदर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो आपको इसमें टाइम को भी बचाना है और साथ ही साथ जो जो मैंने यहाँ पे पॉइंट जो बोला है उस पॉइंट पे अगर आप फोकस करेंगे तो आपका रीडिंग कंप्रहेंशन का जो क्वेश्चंस है वो सही टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन आपका सही हो सकता है। इससे 4 से 5 क्वेश्चन आपका बनने के पूरे चांसेस रहेंगे इस सेक्शन से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको क्वेश्चंस को रीड कर लेना है, देन केयरफुली और सब फुल स्टॉप कॉमा जितने भी हैं उसमें, उस कॉम्प्रिहेंशन में, उस पैसेज में, उसको यूज करते हुए सिस्टमेटिक और केयरफुली पढ़ना है। फिर आपको विद इन टाइम में आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो ये वाला ट्रिक को आप अपनाएं, इसमें देखिए आपको आंसर बहुत आसानी से मिलेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब हम दो एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सबसे पहले सीजी सेट 2019 का मैं एग्जाम्पल लूंगा, है ना, जिसमें हम देखेंगे एक क्वेश्चन जो आया था, ये है सीजी सेट 2019 का क्वेश्चन है ये, है ना। ऐसे ही हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे इस रीडिंग कंप्रहेंशन के सीरीज में। आज मैं 2 क्वेश्चंस लिया हूँ, वैसे एक नए नए क्वेश्चंस के साथ मैं आऊँगा अलग अलग वीडियो लेक्चर्स के फॉर्म में। तो आपको करीब करीब हमने जो टारगेट रखा है 40 से 50 रीडिंग कंप्रहेंशन को प्रैक्टिस करना, वो हम कर लेंगे, जिससे आप आसानी से मैक्सिमम आउटपुट के साथ हम सीजी सेट एग्जाम हम निकाल पाएंगे। जो 4 से 5 क्वेश्चन हमारा जो टारगेट है इसमें सॉल्व करने का, कंप्रहेंशन को लेकर के हम मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला है, क्वेश्चंस को पढ़ लेना है। क्वेश्चन देखिए क्या है, 23 से 27 तक के प्रश्नों का उत्तर देना है। उन दिनों अंग्रेजी सीखना क्यों आवश्यक था, इसका हमें आंसर निकालना पड़ेगा। रफली अगर चाहे तो ऑप्शन को ना पढ़े तो भी चलेगा, है ना। उन दिनों अंग्रेजी सीखना क्यों आवश्यक था। दूसरा है उपरोक्त पैसेज में फेथ का क्या अर्थ है, फेथ इंग्लिश में भी देखेंगे, हिंदी में भी देखेंगे। तो रफली आप देख सकते हैं, धर्म, आशय, विश्वास, अनिष्ठावान। अगला पॉइंट है अभिव्यक्ति, एबोलिस्ट इट फ्रॉम माई यूनिवर्स का अर्थ है कि उन्होंने उस पुस्तक पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, इसमें आएगा बीच में। यहाँ एबोलिस्ट एवं यूनिवर्स का उदाहरण है, किसका उदाहरण है, एबोलिस्ट एंड यूनिवर्स। अगला है लेखक के पिता अपने पुत्र के परीक्षा परिणाम पर चिंतित नहीं थे, क्यों। इंग्लिश वाले इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, है ना। चिंतित नहीं थे क्योंकि, इसको भी देखेंगे, परीक्षा में लेखक को किस विषय में सफलता मिली, किसको देखना है, सफलता मिली। अब इन सब क्वेश्चनों को हम इसमें ट्राई करते हैं ढूंढने का, पैसे को जब पढ़ते वक्त हम जाएंगे तब, ठीक है, पढ़ते जाएंगे और ढूंढते जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले कोई पैसेज को पढ़ते हैं। बीए के लिए विश्वविद्यालय में वस्तुतः प्रवेशन के पूर्व उच्च विद्यालय में आयोजित विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाने के कारण मेरे पास पूरे 1 वर्ष का विराम था। वो क्या किया, बीए में एडमिशन लेना चाह रहा था, बट जो विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा उसमें अनुत्तीर्ण हो गया, वो फेल हो गया, तो उसके पास पूरे 1 वर्ष का विराम था, मतलब 1 वर्ष का ड्रॉप हो गया उसका, है ना। तो मुझे आभास था कि भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र में अच्छा नहीं कर पाऊंगा। किसमें डर था, भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र में, क्योंकि ये दोनों विषय मेरे लिए समझ के बाहर था। मैंने कभी समझा ही नहीं कि प्रश्नों के साथ दी गई डेटा के साथ मुझे क्या करना है। तो वायुमंडलीय दाब, परमाणु भार, लॉगरिथम सारणी अथवा सामान्य हल से संबंधित क्यों और कैसे की प्रासंगिकता को कभी समझ ही नहीं पाए। ये सब किसके बारे में बात कर रहे हैं, पूरे फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इन बिंदुओं को या तो मेरी स्वयं की कोशिशों तथा अथवा शिक्षकों की व्याख्या के माध्यम से भी स्पष्ट नहीं हो पाया। क्लियर, इस टाइप से पढ़ें इसको। अगला है, इन 2 विषयों में फेल होने का पूरा अंदेशा था, परंतु आशा के विपरीत। देखो, अंदेशा था पूरा फेल होने का, पर आशा के विपरीत बहुत अच्छी तरह से तो नहीं, फिर भी किसी तरह से इन विषयों में पास हो गया। तो किसमें पास हो गया, वो भौतिक और फिजिक्स और केमिस्ट्री में वो पास हो गया। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, आशा के विपरीत उसमें पास हो गया वो। अब देखो, जो एक चमत्कार से कम न था। अब अगला देखते हैं, लेकिन अंग्रेजी में दृढ़ विश्वास होने के बावजूद फेल हो गया। अब देखो अंग्रेजी में वो क्या हो गया, फेल हो गया। तो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था, कौन कौन किन किन विषयों में सफलता मिली, इस क्वेश्चन का आंसर तो हमें डायरेक्टली मिल गया। यहीं से देखिए, परीक्षा में लेखक को किस विषय में सफलता मिली, है ना, किस विषय में वो पास हुआ। तो फिजिक्स में पास हो गया, केमिस्ट्री में पास हो गया, फेल किस में हुआ, अंग्रेजी में। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, 1 और 2। तो देखो ये क्वेश्चन तो हमने बना दिया, है ना, क्योंकि हमने पढ़ा है तो हमें याद था। तो हमने देखा क्वेश्चन को, हमने जब पहले से पढ़ लिया था तो हमारा उसका बेनिफिट देखिए। उसके बाद और अब देखो, क्योंकि अंग्रेजी में दृढ़ विश्वास होने के बावजूद मैं फेल हो गया, और इतनी बुरी तरह फेल हुआ कि लोगों को लगा कि मैं शिक्षित हूं भी या नहीं। अब देखो सिंपल सी बात है, अंग्रेजी में फेल होना, पास होना, डायरेक्टली ये क्या हो जा रहा है,
शिक्षित है या नहीं पे सवाल खड़ा कर रहे हैं ना। तो मेरे पिता का स्कूल से संबंधित बातों में अति नियमित दृष्टिकोण होते हुए भी उनमें एक बेहद सुखदायक गुण था कि वे कभी भी परीक्षा परिणाम पर चिंताग्रस्त नहीं थे। उसके पिताजी क्या है, कभी भी परीक्षा परिणाम पर चिंताग्रस्त नहीं थे। उन्होंने हमेशा फेल होने वाले शिक्षार्थियों के साथ अपनी सहानुभूति प्रकट की और सांत्वना दिया। उनको परीक्षा प्रणाली पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। अब देखो, वो परीक्षा परिणाम पर चिंताग्रस्त नहीं थे। ये क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन को पूछा गया है ना। अगर हम देखेंगे तो देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा, लेखक के पिता अपने पुत्र के परीक्षा परिणाम पर चिंतित नहीं थे। अब क्यों नहीं थे? तो सिंपल सी बात है, वो एक बड़े सहानुभूति प्रकट करने वाले व्यक्ति थे। ये एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा। उनके अनुसार परीक्षा प्रणाली उचित एवं विश्वसनीय नहीं था। यही यहाँ पे तो लिखा है ना, उनको परीक्षा प्रणाली पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। देखिए लाइन, बिल्कुल विश्वास नहीं था। इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर भी मैंने बता दिया, सेकंड जो ऑप्शन है। उनके देखो, उनको मालूम था उनका पुत्र मूर्ख है, इसके बारे में बात नहीं किया गया है। उनके पुत्र ने एक विश्वास योग्य व्याख्या दी, ये भी गलत है। क्या हो गया आंसर? बी। उनके अनुसार परीक्षा प्रणाली उचित एवं विश्वसनीय नहीं थे। दो क्वेश्चन हम लोगों ने बना दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं, परंतु अब देखो विश्वास नहीं था, परंतु फिर भी आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, स्टूपिड फेलो, तुम अंग्रेजी में फेल हो गए, क्योंकि अंग्रेजी में योग्य होना एक सामाजिक प्रमाण चिन्ह है। अब देखिए यहाँ पे लाइन बोले उनके पिता के द्वारा ही बोला गया है ना। क्यों हो गए? क्योंकि अंग्रेजी में फेल होना एक सामाजिक प्रमाण चिन्ह है। यदि भी मुझे कारण पता था, फिर भी मैं कैसे चुप रहा और इस पर किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण मैंने नहीं दिया। अब देखो, सामाजिक प्रमाण चिन्ह, इससे भी एक क्वेश्चन आया है, उन दिनों अंग्रेजी सीखना क्यों था, क्यों आवश्यक था? तो देखो, अंग्रेजी सरल भाषा थी, इसके बारे में बात नहीं किया गया। बहुत रुचिकर थे, इसके बारे में बात नहीं किया गया। अंग्रेजी चिंतन मनन करने का अवसर देता, नहीं। ये है, देखो, यह सामाजिक प्रतिष्ठा का एक चिन्ह था, सामाजिक प्रमाण चिन्ह था, लिखा है ना। यही इसका आंसर हो जाता है डी, 23 का डी। अब हम देख लेते हैं हमारी एक किताब। अब देखो, वो अंग्रेजी में तो फेल हो गया, बट वो रीजन अब बताएगा, है ना। हमारी एक किताब एक्सप्लोरेशंस एंड डिस्कवरीज नामक हतोत्साह करने वाली भूरी जिल्द वाला अंग्रेजी का एक पाठ था, जिसके पन्ने मूंगो पार्कर की यात्राओं एवं ऐसी अन्य बातों से परिपूर्ण था। उस किताब के बारे में बता रहे, मैंने अपनी संपूर्ण जीवन वृत्ति में इसके समान अपठनीय पुस्तक कभी नहीं देखा। मतलब बहुत टफ था उसके लिए, इसे समझ पाना मेरे लिए असंभव था और इसको मैंने पूर्ण रूप से अपनी ध्यान से हटा दिया। अब देख लेते हैं। और ओलिवर, ये दूसरा किताब है, ओलिवर ट्विस्ट या पॉलिटिकल सिलेक्शन पुस्तकों के प्रश्नों पर ध्यान देने लगा। देखो, अंग्रेजी में फेल हुआ, उसका रीजन बता रहे ना। परंतु परीक्षा में मैंने पाया कि 6 प्रश्नों में से 4 प्रश्न एक्सप्लोरेशन पार्ट से था। मुझे लगा कि परीक्षा के प्रश्नों को सेट करने वाला व्यक्ति एक असामान्य एक्सप्लोरोनिस्ट था, ठीक है। देखो, 6 में से 4 प्रश्न किस में आ गए? जिस चैप्टर को उनसे पूरा हटा दिया था। तो मैंने प्रश्नों को छोड़ दिया, आधे घंटे के भीतर परीक्षा भवन छोड़ दिया तथा लिली पॉन्ड के बगल में स्थित एक ईंट से बने स्मारक के पास जाकर बैठ गया एवं कुछ सोचने लगा। तो ये तो हो गया हमारा, हमने एक रफली आइडिया हमने समझ गया। वो क्या क्या हुआ, फिजिक्स और रसायन शास्त्र में पास हो गया, है ना, और अंग्रेजी में फेल हो। अंग्रेजी में 2 चैप्टर उन्होंने पढ़ा, एक चैप्टर को पूरा छोड़ दिया, दूसरे चैप्टर को पढ़ा, उससे क्वेश्चन आया नहीं, नॉर्मल जो होता है डेली लाइफ में, ठीक है। अब देख लेते हैं, अगला देखते हैं। उपरोक्त पैसेज में, अब देखिए उपरोक्त पैसेज में इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हैं। उपरोक्त पैसेज में फेथ शब्द का क्या अर्थ है? अब देखो, हिंदी में हमने पढ़ा तो फेथ हमें कहीं पर भी नहीं दिखा, ये वर्ड हमें मिला ही नहीं, फेथ। तो हमें क्या करना है, जब ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो ना, तो हम इंग्लिश सेक्शन में जाएं, फेथ देखें। अब देखिए फेथ मतलब यहाँ पर, अब फेथ का मीनिंग कहाँ पे कनेक्ट होता है, तो हमें ढूंढना पड़ेगा फेथ। अब देखिए रफली आप फिजिक्स अगर इंग्लिश में देखेंगे तो आपको फेथ वर्ड ढूंढना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर एक फेथ वर्ड है, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे देखिए, he had no faith in the examination system at all, साफ साफ लिखा है he had no faith of examination system at all। अब इसका मीनिंग क्या है? वही है जो मैंने पढ़ा था कि उनको परीक्षा प्रणाली पर, इसको मैं एक बार रफली, है ना, करता हूँ आप लोगों को समझ में आए। देखो यहाँ पर लिखा है, उनको परीक्षा प्रणाली पर बिल्कुल विश्वास नहीं था का, ये क्या है, हिंदी या इंग्लिश अनुवाद है जो भी, है ना। ही हैड नो फेथ इन द एग्जामिनेशन सिस्टम एट ऑल का हिंदी अनुवाद क्या, उनको परीक्षा प्रणाली पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। तो यहाँ पर सिंपल से दिख रहा है कि विश्वास वर्ड जो है वो फेथ को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? फेथ को शो कर रहा है। इसीलिए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? विश्वास, क्योंकि धर्म के बारे में बात नहीं किया गया है, आशय नहीं किया गया है, अनिष्ठावान भी नहीं बोला गया कहीं पर भी, तो क्या है ये? विश्वास। अगर आप क्वेश्चंस को
पूरे रफली एक पैसेज को पढ़े भी होंगे तो ध्यान में दिए होंगे, कहीं पर धर्म वर्ड यूज नहीं हुआ है, कहीं पर आशा वर्ड यूज नहीं हुआ है, कहीं पर अनिष्ठावान वर्ड यूज नहीं हुआ है। सिर्फ क्या वर्ड यूज हुआ था, तो यहाँ पर हुआ था विश्वास। तो इसका आंसर क्या हो गया 24 का विश्वास, सी इसका आंसर है। ठीक, अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये थोड़ा टफ है, इसको हम कैसे समझना है इसको भी समझ लेते हैं। तो अभिव्यक्ति है इसमें, एबोलिस्ट इट फ्रॉम माई इनवर्स। अब देखो ये वर्ड है एबोलिस्ट इट फ्रॉम माई इनवर्स। अब ये वर्ड तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ये वर्ड हिंदी वाले हम लोग पैसेज को अगर पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम से है तो इसमें हमने इस चीज को पढ़ा ही नहीं, तो हम कहाँ से ढूंढ पाएंगे इसको ना। तो इसके लिए फिर मैं बोला इंग्लिश में जाइए आप, तो क्या लिखा है, एबोलिस्ट इट फ्रॉम माई यूनिवर्स। अब देखिए इस वर्ड को इंग्लिश पैसेज में पढ़े हैं, तो जो इंग्लिश मीडियम का होगा इस पैसेज को पढ़ने के टाइम पढ़ा होगा इंग्लिश में, वो आसानी से इस क्वेश्चन को बना देगा, है ना। तो आपको मिक्सअप करना पड़ेगा। तो देखो एबोलिस्ट इट फ्रॉम माई यूनिवर्स। अब इस वर्ड को हम, अब क्योंकि इसमें ये भी लिखा है, देखिए ध्यान से पढ़ना है, मैं पहले भी बोला हूँ इस पैसेज को जितना कॉमन, जितना सब चीज को हमें यूज करेंगे तो हम समझ में आता है। तो जैसे मैं इसी क्वेश्चन को पढ़ूं एक बार फिर से, द एक्सप्रेशन, है ना, एक्सप्रेशन मतलब ये है एबोलिज्ड इट फ्रॉम माय यूनिवर्स इन द पैसेज। देखो पैसेज में है ये, मींस दैट ही पेड नो अटेंशन टू द बुक, उसने उस बुक पर ध्यान नहीं दिया। अब देखो यहाँ पर भी उसको हिंदी में भी देख लेते हैं, अभिव्यक्ति जो बोला है एबोलिज्ड इट फ्रॉम माय यूनिवर्स का अर्थ है कि उन्होंने उस बुक पर ध्यान नहीं दिया, अतः एबोलिज्ड एवं यूनिवर्स का उदाहरण है। अब बुक पर ध्यान नहीं दिया, ये तो स्टेटमेंट हमने देखा था, है ना। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर साफ साफ वो स्टेटमेंट हमने देखा था। मैंने यहाँ पर से देखें, फिर से इसको मैं कर रहा हूँ, है ना, रफली, ताकि आपको, मैं बस यहाँ पे ट्रिक बताना चाह रहा हूँ कि कैसे आपको क्वेश्चन ढूंढना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली आएंगे तो कुछ क्वेश्चन थोड़ा टफ रहेगा उसमें, है ना। तो देखो यहाँ पर लिखा है, मैंने अपनी संपूर्ण जीवनावृत्ति में इसके समान अपठनीय पुस्तक कभी नहीं देखा, इसे समझ पाना मेरे लिए असंभव था और इसको मैंने पूर्ण रूप से ध्यान से हटा दिया। देखो यहाँ पर लिखा है मैंने पूर्ण रूप से ध्यान से अपनी हटा दिया, इसी का मीनिंग है वो एबोलिस्ट फ्रॉम माई यूनिवर्स, मैंने अपने पूर्ण रूप से अपने ध्यान से हटा दिया। अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को इसमें ढूंढ लेते हैं, कहाँ पर होगा ये, नीचे वाले पैराग्राफ में है। तो देखो यहाँ पर है, आई हैड फाउंड इट इम्पॉसिबल, ये बहुत मुश्किल था इसको कर पाना, एंड टोटली एबोलिज्ड, यहाँ पे देखिए टोटली एबोलिज्ड इट फ्रॉम माई यूनिवर्स, डिसाइडिंग टू डिपेंड अपॉन द अदर क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो उसने क्या किया, उस क्वेश्चंस को पूरे एबोलिस्ट कर दिया गया अपने यूनिवर्स से, मतलब बहुत बड़ा अर्थ वाला हो गया ना, कि अपने जितने भी अपना यूनिवर्स, आप समझिए कि मैंने अपने दुनिया से ही उसको हटा दिया। अगर ऐसा स्टेटमेंट रहे मतलब ये वर्ड का अर्थ बहुत बड़ा हो जाता है। तो सेम वैसी एबोलिश इट फ्रॉम माई यूनिवर्स का अर्थ क्या हो गया, एक बड़ा अर्थ हो गया कि मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं था, इसको मैंने हटा दिया। इसीलिए इसका आंसर लिया गया है विस्तृत अर्थ वाला, मतलब एक्सटेंडेड मीनिंग, मतलब डायरेक्टली मीनिंग नहीं, देखो उसका मीनिंग है मल्टीपल मीनिंग नहीं, मतलब एक से ज्यादा मीनिंग नहीं है उस वर्ड का। एबोलिश इट फ्रॉम माई यूनिवर्स का मतलब एक से ज्यादा मीनिंग नहीं, मतलब अलग अलग मीनिंग नहीं है, वो एक्सटेंडिंग मीनिंग है, विस्तृत अर्थ वाला। इसका मतलब हो रहा है कि वो एक लंबा अर्थ लिया हुआ है उस क्वेश्चन में। एबोलिस्ट इट फ्रॉम माई यूनिवर्स मतलब मैंने अपने दुनिया से उसको हटा दिया, मतलब एक बड़ा अर्थ वाला हो गया ना, ओवरलैप नहीं है, शब्द खेल नहीं है, मतलब पन नहीं है। तो ये समझ में आ गया आपको एक्सटेंडेड मीनिंग। तो इस टाइप से अगर आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत इंग्लिश और हिंदी में मिक्स करेंगे, जहां कहीं भी कंफ्यूजन होगा आप यूज करेंगे ना, तो आपको आसानी से बन सकता है। यहाँ पर तो टाइम थोड़ा लगा है मेरे को, है ना, 10-12 मिनट लग चुका होगा, बट आपको इससे स्पीड करना है क्योंकि मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ये टाइम लगता है थोड़ा सा। अब क्लियर है, या फिर आप ये वाला पैटर्न भी अपना सकते हैं, ठीक है, या फिर पूरे पैसेज को भी पढ़ सकते हैं, बट क्वेश्चंस को तो एक बार पढ़ लीजिए, है ना। क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद पूरे पैसेज को एक बार पढ़ सकते हैं, या क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद अगर पैसेज में कहीं कहीं जहां कहीं भी अगर क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ पॉइंट मिल रहा था, तुरंत उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दे। तो इससे क्या होगा, आपका उसी 5 से 7 मिनट में पैसेज पढ़ते पढ़ते आपका सभी क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएगा। तो ये तो हो गया एक क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 हमने देख लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, मतलब दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं, उसमें भी थोड़ा देखते हैं। इससे क्या होगा, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे ना, उससे हमारे को आंसर उसका ज़्यादा अच्छे से मिल पाएगा और हमारे लिए उतना ही प्लस पॉइंट होने वाला है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। यह है क्वेश्चन सेकंड, यह है सीजी सेट 2018 का है। ये किसका है, 2018 का क्वेश्चन पेपर से जो आया था उसको मैंने लिया है यहाँ पे। ठीक, अब इसमें पढ़ते हैं, पैसेज को देखते हैं। द कैबिनेट ऑफ दी डॉक्टर कालीगरी 1919 में रॉबर्ट, यहाँ पे क्या है, रॉबर्ट है, इंग्लिश में समझ आता है रॉबर्ट है ये, है ना। रॉबर्ट वेन ने निर्देशित किया था, क्लियर है, एक मूवी है मान के चले, ये है ना, रॉबर्ट वेन ने निर्देशित किया था, जो अब तक का अभिव्यक्तिमय फिल्म निर्माण का एक सर्वोच्च उदाहरण है। अभिव्यक्तिमय को देखो यहाँ पर क्या है,
एक्सप्रेशनिस्टिक, ये लिखा है एक्सप्रेशन स्टिक, है ना, एक्सप्रेशनिस्टिक जो वर्ड है ये इसके लिए। तो फिल्म की कथा का एक नौजवान ने वर्णन किया। देखो फिल्म का निर्देशन दूसरे ने किया है और कथा का वर्णन किसने किया? एक नौजवान ने वर्णन किया है जो डॉक्टर कालीगरी को एक माउंट बैंक के रूप में देखता है। किसके रूप में देखता है? माउंट बैंक। ये माउंट बैंक से भी क्वेश्चन, देखो इसको मैंने, जैसे मेरा पहला ट्रिक है उसको हम पढ़ते हैं, 1 मिनट रुकिए, पहले क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। निम्न में से सभी एक्सप्रेशनिस्ट फिल्म की विशेषताएं है सिवाय, मतलब इसमें से कौन कौन एक्सप्रेशनिस्ट फिल्म की विशेषताएं हैं सिवाय, मतलब किसको छोड़ के, उसको हमें ढूंढना पड़ेगा। उसका सेकंड क्वेश्चन है, पैसेज के अनुसार दी प्लॉट ऑफ द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कालीगरी मुख्यतः किसके विषय में है? ये किसके विषय में है, ये डायरेक्टली हम पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। अनुच्छेद 1 में शब्द माउंट बैंक का निम्न में से किस शब्द के अर्थ का निकटतम है, ये भी देखेंगे। अगला है, लेखक किस प्रकार से मेट्रोपोलिसिस की विशेषता चित्रित करता है। तीन सब जब क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं तो हमें एक रफली आइडिया हो जाएगा। द कैबिनेट ऑफ द डॉक्टर कालीगरी में दीवारें, खिड़कियां तथा मेज कुर्सियां किस प्रकार से फिल्म में अपना योगदान देती है। ये सब पॉइंट को हमने क्वेश्चन को एक बार देख लिया। अब हम स्पीड से उसको पढ़ते हैं जल्दी जल्दी, है ना। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चंस को। तो पहले आपको जैसे मैंने बताया था कि क्वेश्चंस को पहले पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद आप इसको पढ़ें। अब देखते हैं, द कैबिनेट ऑफ दी डॉक्टर कालीगरी 1919 में रॉबर्ट, है ना, रॉबर्ट वे ने निर्देशित किया था, जो अब तक का अभिव्यक्ति में फिल्म निर्माण का सर्वोच्च उदाहरण है। अब फिल्म की कथा एक नौजवान ने वर्णन किया है, नौजवान वर्णन कर रहा है जो डॉक्टर कालीगरी को एक माउंट बैंक के रूप में देखता है। माउंट बैंक, देखो इससे क्वेश्चन आया है, माउंट बैंक किससे संबंधित है करके, है ना। तो जो यात्रा मेले का एक भाग तथा कई हिंसात्मक अपराधों का जन्मदाता है। कौन? डॉक्टर कालीगरी। एक नौजवान वर्णन कर रहा है जो डॉक्टर कालीगरी को एक माउंट बैंक के रूप में देखता है, जो यात्रा मेले का एक भाग तथा कई हिंसात्मक अपराधों का जन्मदाता है। तो कालीगरी के अपराध का हथियार क्या था? नींद में चलने वाला एक व्यक्ति, सीजर। तो सीजर क्या एक व्यक्ति हो गया, नाम हो गया वो, ठीक है, जो दुष्ट डॉक्टर के नियंत्रण में था। नौजवान वर्णन कर रहा है, ठीक है। सीजर एक नव युवती को पकड़ लेता है जो उसके कवच से भाग जाती है। तो सीजर क्या है उसका, क्या था उसका? कालीगरी का अपराध का हथियार था। अब सीजर उसको क्या करता है? लड़की को पकड़ता है, लड़की उसकी कवच से भाग जाती है और इस डॉक्टर को खोज निकालने के क्रम में हमें पता चलता है, फिर जब लड़की भाग जाती है तो पता चलता है ना, उसके बारे में। तो खोज निकालने, जब डॉक्टर को ढूंढना है तो क्रम में हमें पता चलता है कि वह वास्तव में एक स्थानीय पागल खाने का निर्देशक है। अब पागल खाने का निर्देशक कौन हुआ? डॉक्टर कालीगरी, भूलना नहीं है। जिसमें कथावाचक उस पागल खाने का एक रोगी है, जिसमें उस कथावाचक जो वर्णन कर रहा है जो नौजवान, वो भी उस पागल खाने का एक क्या है, एक रोगी है। ठीक, अब देखते हैं आगे। तो फिल्म का अभिव्यक्ति में सेट्स और रोशनी कथावाचक के पागलपन को दर्शाता है। देखिए अब साफ साफ लिखा है, फिल्म का अभिव्यक्ति में सेट्स, जो सेट्स मतलब जो बना है सेट्स, है ना, और रोशनी कथावाचक के पागलपन को, किसके किसके पागलपन को, यहाँ पे देखिए लाइन, कथावाचक के, भूलना नहीं है। अगर हम इसको लाइन को देखेंगे तो कथावाचक के पागलपन को, ठीक है। अभी क्वेश्चन है इससे, वहां की दीवारें तिरछी, खिड़कियां त्रिकोणी है, प्रकाश तथा छाया की यथार्थता यह है कि उन्हें प्रत्यक्ष रूप से सेट पर दर्शाया गया है। तो सेट पर जितने भी ये अलग अलग टाइप से दर्शाया गया, दीवारें तिरछी है, खिड़कियां त्रिकोणी है, किसको दिखा रहे? कथावाचक के पागलपन को। तो फर्नीचर की सही अवस्था में नहीं है तथा अतिक्रमण दर्शाती है, जो पागलपन की दुनिया का एक भयानक स्वप्न सा लगता है। तो डॉक्टर कालीगरी एक अनूठा फिल्म है जो फिल्म जगत के इतिहास में अपना एक सुरक्षित स्थान बना लेता है। तो ये तो हो गया पहला पैराग्राफ, अनुच्छेद फर्स्ट। अब देखते हैं दूसरा, अभिव्यक्ति में स्ट्रीट फिल्म। अब देखिए नया टाइम आ गया। स्ट्रीट फिल्म कहा जाने वाला यह फिल्म आम लोगों के जीवन से संबंधित है, जिसका बड़ा प्रभाव लोकप्रिय कल्पनाओं में दिखता है। निर्देशक फ्रिज लैंग का फिल्म मेट्रोपोलिस 21वीं सदी के जीवन का सिहराने वाली विजन को दर्शाता है। किसको? जीवन को सिहराने वाली विजन को दर्शाता है, जहां अमीर अति विलासितापूर्ण रूप से बड़ी इमारतों में निवास करते हैं, जबकि गरीब जमीन में गुलामी का जीवन बिताते हैं। तो मेट्रोपोलिसिस जर्मन अभिव्यक्ति में एक अन्य शानदार क्रियाकलाप है, जिसमें पर्दे शैलीपूर्ण परछाइयों से परिपूर्ण है, ढाल लेती कैमरे का एंगल, भूमिगत भयानक स्वप्नों वाला कमरा है जो बड़ा रहस्यमय लगता है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला देखते हैं, है ना, जब हमने पढ़ा है पैसेज को, निम्न में से सभी एक्सप्रेशनिस्ट फिल्म की विशेषताएं हैं। प्रकाश तथा छाया के अनेक प्रभाव, इसके बारे में बताया गया है। भयावह स्वप्न आता है, इसके बारे में बताया गया है। विलासितापूर्ण सेट्स एवं फर्नीचर। अब देखो, विलासितापूर्ण सेट्स एवं फर्नीचर की बात हमें इसमें मिला है, किसमें मिला है? मेट्रोपोलिसिस वाले में। यहाँ पे लिखा है ना, वो भी विलासितापूर्ण रूप से बड़ी बड़ी इमारतों
में निवास करते हैं, वो भी सेट्स के बारे में नहीं बोला गया है। इस चीज को मैं ध्यान से फिर से एक बार बताना चाहूंगा आप लोगों को। यहाँ पे देखिए विलासितापूर्ण रूप से बड़ी बड़ी इमारतों में निवास करते हैं बोला गया है, जबकि इसमें सेट्स के बारे में, विलासितापूर्ण के बारे में बात नहीं किया गया। अभिव्यक्ति में सेट्स और रोशनी कथावाचक के पागलपन को दर्शाता है। मतलब यहाँ पर एक ही स्टेटमेंट ये है कि विलासितापूर्ण सेट्स तथा फर्नीचर के बारे में बात नहीं किया गया। तिरछे और टेढ़े मेढ़े खिड़कियों के बारे में बात किया गया है, तिरछा और टेढ़े मेढ़े खिड़कियों के बारे में बात किया गया है। तो तीनों लाइन तो आपको ए, बी और डी तो आपको पैसेज में दिख रहा है, लेकिन क्या नहीं दिख रहा है? विलासितापूर्ण सेट्स तथा फर्नीचर। विलासितापूर्ण जो है सेकंड पैसेज का वर्ड है, तो इसको गलत है। मतलब इसमें आंसर पूछा है कि क्या क्या विशेषताएं है सिवाय, एक्सेप्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये इसका क्या है? विशेषताएं नहीं है एक्सप्रेसियोनिस्ट का। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसके बाद, द पैसेज के अनुसार द प्लॉट ऑफ द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कालीगरी मुख्यतः किसके विषय में है? अब देख लो किसके विषय में था? नौजवान जो हिंसात्मक कार्यों में शामिल है, तो नहीं, डॉक्टर के बारे में बात कर रहे हैं ना। डॉक्टर ये पागल खाने का निर्देशक है, और साथ ही साथ वो डॉक्टर है नाम में। एक दुष्ट डॉक्टर जो दूसरे व्यक्ति का उपयोग अपराध करने के लिए करता है, यही क्या हमारा सही आंसर है। उसने सीजर जो व्यक्ति है उसका यूज किया अपराध करने के लिए। ठीक है, ये गलत हो गया पहला। सी को देखिए, एक नौजवान महिला जो डॉक्टर का तलाश में आपकी सहायता करता है, गलत। इसके ऊपर है ही नहीं स्टोरी, स्टोरी डॉक्टर कालीगरी पे है। विक्षिप्तों के लिए अस्पताल में भयावह हाल, ये भी नहीं है, इसके बारे में नहीं है। जो भी कंडीशन है पागलपन को दिखाने के लिए है कि अस्पताल का हाल बहुत खराब है, बट है किसके बारे में? एक दुष्ट डॉक्टर जो दूसरे व्यक्ति का उपयोग अपराध करवाने में करता है, सीजर का हमने देखा। अब अगला लाइन है हमारा, माउंट बैंक निम्न में से किस शब्द के अर्थ का निकटतम है? तो अगर आप ढूंढेंगे ना तो इसमें वर्ड में डायरेक्टली मिल पाना मुश्किल है, क्योंकि माउंट बैंक का एक मीनिंग होता है इंग्लिश में, जो डॉक्टर धोखाधड़ी करता है ना, धोखाधड़ी से गलत चीजों को बेचता है, उसको बोलते हैं माउंट बैंक। और अगर हम देखेंगे तो ये चिकित्सक तो था नहीं, वो फिजिशियन है नहीं। देखो यहाँ पर, अब देखो चिकित्सक अलग वर्ड दिख रहा है, इधर फिजिशियन। तो जो माउंट बैंक, देखो माउंट बैंक किसको बता रहा है? डॉक्टर कालीगरी वाले को चैप्टर में हमने पढ़ा, ऊपर वाले अनुच्छेद में। तो उसमें फिजिशियन की बात नहीं किया गया है। एक्सप्रेनियोसिस्ट हो सकता है, लेकिन डॉक्टर के बारे में बात नहीं है ये, है ना। अब लोकल इंसेन एसाइलम भी नहीं है, स्थानीय विक्षिप्त आश्रय गृह भी नहीं था, तो ये हो सकता है आंसर। ए सेलर ऑफ फॉल्स मेडिसिन हु अट्रैक्ट्स कस्टमर विथ लाइज और ट्रिक्स। तो ये इसका क्या है? पागल है, क्योंकि पागल है तो ये काम करेगा वो। और माउंट बैंक का मीनिंग भी यही होता है कि झूठी दवाइयों के विक्रेता को ही माउंट बैंक बोला जाता है। तो ये थोड़ा मीनिंग वाला क्वेश्चन हो गया, है ना, कि हमें थोड़ा मीनिंग पहले से पता रहता है इंग्लिश का, तो ज्यादा आसानी से सबको सॉल्व कर पाते। पैसेज के बेस में थोड़ा प्रॉब्लम जा रही है। अगला देखते हैं, लेखक किस प्रकार से मेट्रोपोलिसिस की विशेषता करता है? अब देखो, अब अगला सेकंड पैसेज की बात आ गया। तो मेट्रोपोलिसिस को यहाँ पे सिंपल सी बात हमने देखा था, पैसेज में अगर जाएं तो मेट्रो, यहाँ पे देखिए मेट्रोपोलिसिस, मेट्रोपोलिसिस 21वीं सदी के जीवन की सिरहाने वाली विजन को दर्शाता है। मतलब जहां अमीर अति विलासितापूर्ण जीवन में है, गरीब जमीन में गुलामी के जीवन बिता रहे हैं, मतलब जीवन को कहीं न कहीं बताने वाला है वो। एक स्ट्रीट फिल्म है। अब एक चीज और देखे थे हमने, स्ट्रीट फिल्म, स्ट्रीट, है ना, स्ट्रीट फिल्म मतलब सिंपल सी बात है, सड़कों पर जीवन जो व्यतीत होता है। तो इसीलिए लिखा है, देखिए आप यहाँ इस लाइन को आते हैं, लेखक किस प्रकार से मेट्रोपोलिसिस की विशेषता करता है? आम लोगों के जीवन पर बनी एक स्ट्रीट फिल्म। ये सही लग रहा है। 21वीं सदी में जीवन से संबंधित डॉक्यूमेंट्री, गलत। अनुचित कार्य परिस्थितियों की एक आलोचना, गलत। जर्मन व्यक्ति का एक दोषपूर्ण उदाहरण, गलत। ये तीनों के बारे में मेनली फोकस नहीं है, आम लोगों के जीवन पर बनी एक स्ट्रीट फिल्म है ये। यहाँ पर क्या है? ये फिल्म है, यहाँ पे थोड़ा कट गया है ना, लिख देते हैं यहाँ पर फिल्म। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए। तो इस टाइप से आप एनालिसिस करेंगे ना तो आपको आंसर मिलेगा, है ना। अब अगला देख लेते हैं, द कैबिनेट ऑफ कालीगरी में दीवारें, खिड़कियां, मेज, कुर्सियां किस प्रकार से अपना योगदान करें? मतलब इसको पढ़ने से हमें क्या देखने को मिल रहा है? तो पहला देखते हैं, वे डॉक्टर के झूठ तथा उसकी चालबाजी का प्रकट करता है, गलत। वे उस काल की लोकप्रिय शैली को चित्रित करता है, गलत। चित्रित शैली के बारे में बात ही नहीं किया गया है। वे निर्देशकों के कलाकारी दूरदृष्टि का प्रदर्शन करती है, भी गलत। वे कथावाचक को पागलपन व्यक्त करता है। देखो इसी लाइन यही सही है, इसको मैं दिखा भी देता हूँ कैसे सही है, मैंने अंडरलाइन भी किया था। यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा है, इस वाले लाइन को देखते हैं। उस कथावाचक के, उस पागल खाने के रोगी है कथावाचक, तो फिल्म की अभिव्यक्ति में सेट्स रोशनी कथावाचक के पागलपन को दर्शाता है। वहां की दीवारें तिरछी हैं, खिड़कियां त्रिकोणीय है तथा प्रकाश तथा छाया की यथार्थता यह है कि प्रत्यक्ष रूप से सेट पर दर्शाया गया है, मतलब कथावाचक को। तो इस चीज को भी नहीं भूलना है आपको, कथावाचक के पागलपन को दर्शाने के लिए, क्योंकि वो जो बोलने वाला जो कथावाचक है, जो नौजवान है, वो भी क्या एक पागल ही है। तो इसका आंसर क्या हो रहा है? वे कथावाचक के पागलपन को दर्शाने के लिए हमने यहाँ पर व्यक्त करता है। तो इसलिए ये सब चीजें आपको याद रखनी होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको रीडिंग कंप्रहेंशन से रिलेटेड पैसेज को पढ़ना है और उसके बेस में आपको सॉल्व करने का थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा, है ना। जो मेरा अप्रोच है
आप उसको फॉलो कर सकते हैं कि पहले आप क्वेश्चंस को थोड़ा देख लें स्पीड में। क्वेश्चंस को देखने से आपको थोड़ा आसान हो जाता है कि पैसेज में क्या हमें ढूंढना है। उसके अकॉर्डिंग आप जब ढूंढेंगे ना तो आपको आंसर मिलते जाएगा। अगर जो भी क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल गया पैसेज के अकॉर्डिंग, क्वेश्चंस को जो पढ़ लिए हैं तो, है ना, तो उसको तुरंत टिक कर दीजिए। और जो भी नहीं मिल पाता उसका क्या करें, थोड़ा इंग्लिश और हिंदी वाले पोर्शन को भी देखें, क्योंकि कभी कभी हिंदी और इंग्लिश में उसको वर्ड्स में प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे मैंने देखा एबोलिश्ड इट फ्रॉम माय यूनिवर्स वाला पहला वाला एग्जांपल देखा, उसको इंग्लिश में अगर हिंदी में ढूंढते तो वर्ड है ही नहीं, मैंने पूर्ण रूप से त्याग कर दिया, उसके मीनिंग हो रहे हैं ना। तो आप थोड़ा इंग्लिश और हिंदी को मैच करिए, वर्ड्स को ढूंढिए, तो आपको आसानी से 5 से 7 मिनट या 8 मिनट के अंदर में आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट ऐसा होगा कभी कभी बहुत अगर टफ लग रहा है क्वेश्चन आपको, तो उस क्वेश्चन को भी स्किप भी कर सकते हैं, है ना। अगर आप 5 में से 3-4 क्वेश्चन भी बना रहे हैं तो भी एक अच्छा ही है उसमें, बट कोशिश करिए कि 5 में से 5 क्वेश्चन बनाएं। तो ऐसा ही और एग्जांपल्स लेकर के आऊँगा मैं, है ना, जिसमें मैं जैसे मैंने बोला था कि 40 से 50 क्वेश्चंस हम ट्राई करेंगे कि इसमें सॉल्व कर लें, जिससे आपको नए-नए टेक्निक और मिल जाए, एक अप्रोच मिल जाए कि कैसे अप्रोच करना है इस टाइप के क्वेश्चंस को। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर दो, ताकि सीजी सेट इस बार तो क्लियर करना ही है। मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।